प्रिय शिक्षार्थी स्वयंसेवक बंधुगण, अपना यह तृतीय वर्ष का वर्ग प्रारंभ होकर बहुत दिन हो गए, लगभग समाप्ति पर आ रहा है। इसके कारण इस वर्ग में समझाने लायक, समझने लायक जो बौद्धिक और व्यवहारिक विषय थे, वो लगभग सभी हमारे सामने आ चुके हैं। संघ के सिद्धांतों के विविध पहलू, कार्य पद्धति के विविध पहलू, उनका महत्व आदि सब बातें हम सुन चुके हैं। परम पूजनीय डॉक्टर जी, जिनको ठीक ढंग से समझने से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है यह ठीक ढंग से हम समझ सकते हैं, जिनको ठीक ढंग से न समझने से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है यह हम ठीक ढंग से नहीं समझ सकते, ऐसे अपने परम पूजनीय डॉक्टर जी के बारे में भी हमने काफ़ी सुना है, सुनने वाले भी हैं। तो कोई महत्व की बात सैद्धांतिक कार्य पद्धति विषय बच जाती है ऐसा नहीं लगता। इसलिए कार्य करते करते जो कुछ छोटी बातें व्यावहारिक स्तर पर ख्याल में आई, मैं आपके सामने इस समय रखने का मैं विचार कर रहा हूँ। बातें दिखने में छोटी रहती है, किंतु जैसे कार्य पद्धति के बारे में हम कह सकते हैं कि कार्य पद्धति की संपूर्ण रचना वैयक्तिक, सामूहिक मनोविज्ञान के आधार पर है। कार्य पद्धति में जो एक एक आइटम है अपने ध्यान में नहीं आता, अनकॉन्शियसली स्वयं अपने ध्यान में नहीं आता, किंतु उसके कारण हम कुछ न कुछ समाजोपयोगी संस्कार ग्रहण करते हैं। जितने सारे आइटम्स है कार्य पद्धति के, सबका मिलकर एक संकलित परिणाम, क्यूमुलेटिव इफेक्ट संस्कारों का मन पर होता है, यह जैसी बात है। किंतु बहुत बार, कम से कम मेरे तो ख्याल में नहीं आता था, संघ की कार्य पद्धति है उसको ठीक ढंग से संघ स्थान पर हम चला रहे, ये ठीक है। उसके पीछे जो मनोविज्ञान है वो हमारे ख्याल में आया तो भी, ना आया तो भी, संस्कार देने की दृष्टि से उसका उपयोग होता ही है, ये भी अनुभव था। किंतु ये ख्याल में नहीं था कि इसी तरह मानस शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक विचार, भान अपने सभी छोटे बड़े व्यवहारों में होना चाहिए। ये विचार, ऐसा भान मन में नहीं रहता था। अब मुझे स्मरण होता है कि मैं केरल में प्रथम गया। कोझिकोड में एक बड़े परिवार में, उस समय कार्यालय वगैरह तो नहीं था, वहाँ रहने की व्यवस्था थी उनके आउट हाउस में। अब तो वहाँ शाखा पर जाना पड़ता था। अब बड़ा परिवार था, उन्होंने अपने यहाँ के नौकरानी को यह बोल के रखा था कि ये आदमी जल्दी उठता है तो इसको प्रारंभिक शौच मुख मार्जना की ये व्यवस्था कर देना, कॉफ़ी बना देना, इडली बना देना, इडली कॉफ़ी लेकर ये शाखा पर जाए। जाते थे। अब काम का उत्साह बहुत, तो जैसे शाखा समाप्त होती थी तो निकर में ही
उन लोगों के घर पर जाते थे जिन्होंने 11 साढ़े 10 बजे के पहले ऑफिस में जाना है, कॉलेज हाई स्कूल में जाना है, ऐसे लोगों के यहाँ जाते थे। 10:30 11 होने के बाद हमारे शाखा में दुकानदारों की भी संख्या थी, तो फिर एक एक दुकानदार के यहाँ जाते थे और वहाँ से 2 बजे तक मिलने जुलने का कार्यक्रम करने के बाद घर आते थे, नहाते थे। 2:30 बजे भोजन के लिए मैं अंदर जाता था। अब मुझे पता नहीं कि मेरे इस कार्यक्रम के कारण घर में कुछ अस्वस्थता थी। अब होता है कि बड़े परिवार में लोग एकदम बोलते नहीं, भाई पर प्रांत से आया हुआ, फिर संघ का प्रचारक है, एक सम्मान की भावना, सीधे बात कैसे करना, कुछ अस्वस्थता थी, लेकिन उन्होंने प्रकट नहीं की। एक बार ऐसा हुआ कि हमारा बौद्धिक वर्ग हुआ, हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है। दूसरे दिन सुबह चाय के समय हमारे वल्लूने मामा कहने लगे, ठिंगे तुम्हारा कल जो बौद्धिक वर्ग हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो मैं जरा देखते रहा, एक एक पॉइंट जो तुमने बोला मैंने कागज पर लिखा था, और बोले घर में आते ही अपने पत्नी को सारे पॉइंट समझाए, लेकिन क्या है पता नहीं, वो मानने के लिए तैयार नहीं थी कि हिंदुत्व राष्ट्रीयत्व है। वास्तव में तुमने बहुत अच्छे ढंग से रखे थे सारे बिंदु, मैंने भी आप तुमने जैसे रखे वैसे अपने पत्नी को बताए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। पता नहीं क्या बात है। अब मैं सोच रहा था कि ये किधर गाड़ी जा रही है। उस समय मेरी उम्र केवल 22 साल की थी। अब समझदारी का स्तर भी कितना होगा, इसका मतलब ये नहीं कि अभी समझदारी का स्तर बढ़ गया, ऐसा नहीं है। उम्र के साथ समझदारी का स्तर बढ़ता ही है, ये कोई गारंटी नहीं है। मुझे स्मरण होता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने कहा था, आई न्यू हर सिंस शी वॉज 2 years old। मैंने इंदिरा 2 साल की थी तब से मैं उसको पहचानता हूँ। शी हैज़ नॉट ग्रोन मच इन इंटेलिजेंस सिंस देन। तब से वो बुद्धि की दृष्टि से ज़्यादा कुछ उसमें प्रगति नहीं हुई, ऐसा बोला था। तो ये अपना भी हो सकता है, मजाक में कहा, लेकिन अपना भी ऐसा हो सकता है। तो भी अब 22 साल की उम्र में मैं देखता रहा कि ऐसी क्यों बात कर रहे थे। फिर हमारा नाश्ता समाप्त हो गया है, फिर जरा गंभीरता से बोलते हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक तुम भोजन के लिए 2:30 बजे आते रहोगे, शायद मेरे पत्नी को कन्विंस करना कठिन है कि हिंदुत्व राष्ट्रीयत्व। तब मुझे पता चला कि उनके परिवार में सबके भोजन 11:30 बजे तक खत्म होते थे, किंतु परिवार में पद्धति ऐसी थी कि जो प्रमुख महिला, प्रमुख गृहिणी है परिवार की, वो तब तक भोजन नहीं करेगी जब तक आखिरी आदमी का भोजन नहीं होता। मैं हमेशा आखिरी आदमी रहता था, तो 11:30 बजे सबका भोजन खत्म होने के बाद 2:30 बजे मेरे भोजन के लिए आने तक 3 घंटा तक उसको केवल बैठना पड़ता था। अब मैंने मन में सोचा कि वे पहले बताते तो मैं वैसा कार्यक्रम एडजस्ट करता, लेकिन उनके भी मन में एक संकोच था, सम्मान की भावना, इसके कारण संकोच कैसे बताना, इस ढंग से उन्होंने वो बात कही। अब छोटी सी बात है, किंतु इससे दिखता है कि मानसिक अवस्था हम जिनके साथ रहते हैं उनकी ठीक ख्याल में नहीं आई, तो हमारे सिद्धांत ठीक होते हुए भी, कार्य पद्धति ठीक होते हुए भी हमारे छोटे छोटे गलती के कारण कुछ नुकसान होता है, टालने लायक नुकसान होता है। कुछ नुकसान टाला ही नहीं जा सकता, वो अलग बात है, अपरिहार्य है, अनिवार्य है, वो अलग बात है। किंतु छोटा सा अपने व्यवहार में हमने दुरुस्ती कर ली तो जिस नुकसान को टाला जा सकता है, ऐसा नुकसान होता है यदि हमने मानसिकता जिनके साथ हम रहते हैं हम नहीं समझे। लेकिन ये मानसिकता समझना चाहिए, ये विचार ही मन में नहीं आता है, सामने देखा सर्वसामान्य लोगों के लिए। मैं दिल्ली में रहता हूँ, साउथ एवेन्यू पर छोटा सा फ्लैट है, वहाँ हमारे साथ उत्तर प्रदेश से एक रामधन करके लड़का
रसोई बनाना वगैरह, झाड़ू लगाना, इसके लिए था। अब हमारे एक प्रमुख कार्यकर्ता श्याम सुंदर जी उनका नाम, वो हमेशा हमारे यहाँ पे जाते रहते थे लखनऊ से। तो एक बार वो आए तो हमने कहा अरे कहाँ का लड़का है? हमने बताया ये फलाने जिले का है। अच्छा, उसके साथ बातचीत की, उसका काम देखा। हमने कहा ये अच्छा काम करता है? बोले हाँ ऐसा दिखता है। फिर 3 महीने के बाद की बात है, वो सुबह के गाड़ी से आए तो 5:30 बजे घर पर पहुंचे। बेल बजाई, मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा अच्छा भाई, अरे रामधन इनकी बैग लेकर अंदर ले जाओ। वो आया, बैग अंदर ले गए और मैंने कहा कि रामधन जरा जल्दी 2 कप चाय लाओ, ये भी जरा थक कर आए हैं। तो उनको बिठाया इधर, मैं ऐसे बैठा। वो जहाँ बैठते थे, एक छोटा सा मकान है, ब्रह्मचर्य आश्रम कितना बड़ा रहेगा, तो छोटा सा मकान है, वहाँ जहाँ से वो बैठे थे वहाँ से रसोई घर तक वो देख सकते थे। अब हम पूछने लगे कहाँ से आए, कैसे आए? तो 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, चाय आई नहीं। तो श्याम सुंदर जी कहते हैं कि चंडी जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि रामधन लड़का तो अच्छा है, लेकिन थोड़े दिन दिल्ली में रहेगा तो शहर की हवा इसको लग जाएगी, इसका दिमाग बिगड़ जाएगा। तो मेरा सोचना ही ठीक निकला है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले देखिए, पहले आप जब कोई काम कहते थे बड़ी तत्परता के साथ करता था, अभी आपने उसको कहा चाय बनाओ, वो उधर ध्यान ही नहीं दे रहा, वो बेसिन पर बर्तन मांज रहा है। मेरे ध्यान में है। मैंने कहा श्याम सुंदर जी ऐसा कीजिए, आप सीधे अंदर चले जाइए, रसोई घर में कुछ बर्तन है वो सारे देख लीजिए। बर्तन भी ज़्यादा नहीं थे, और किसी बर्तन में दूध है क्या इतना देखे। तो वो गए, अब थोड़े से बर्तन थे, वो एक उठा कर देखा तो दूध नहीं था। वापिस आए, कहा दूध तो नहीं है। तो हमने कहा कि वो जो बर्तन मांज रहा था उसके पीछे ये भाव नहीं था, तो मैंने जो कहा उसका उल्लंघन करना और मेरी अवज्ञा करना ही नहीं था। दूध आया नहीं था, चाय कैसे बनाएगा? तो दूध आते तक कुछ न कुछ करना है, इसलिए वो बर्तन मांज रहा था। अरे बोले मैं तो समझ गया कि इसको शहर की हवा लग गई और ये उद्धत हो गया है, ऐसा मैंने सोचा। अब ये आदत है कि एकदम निष्कर्ष पर आना, अपनी जो मानसिक पृष्ठभूमि है। बाद में उन्होंने हमको कहा, मुझे ऐसा लगे इसका बोले कारण है, मेरे यहाँ भी एक ऐसा नौकर था, उनका बड़ा कारोबार है। मेरे यहाँ भी ऐसा नौकर था, बहुत अच्छा काम करता था, मैं उसकी तारीफ करता था। तारीफ किसी के भी दिमाग में जल्दी चली जाती है, वो नौकर रहे या कार्यकर्ता रहे, स्वयंसेवक रहे या प्रचारक रहे, किसी की भी आप तारीफ करेंगे तो वो दिमाग तक चली जाती है। तो जैसे मैंने 2-4 बार उसकी तारीफ की, उसका दिमाग बिगड़ गया और वो हमारी भी बात मानता नहीं था। तो मुझे लगा कि जो मुझे अभी अभी अनुभव आया, उसी के आधार पर मुझे लगा कि शायद रामधन उसी तरह का लड़का होगा। मैंने हर एक को जो तात्कालिक अनुभव आते हैं जीवन में, जो मानसिक पृष्ठभूमि होती है, उसके आधार पर वो निष्कर्ष निकालता है। लेकिन निष्कर्ष निकालने में बहुत जल्दबाजी होती है, निष्कर्ष भी गलत सिद्ध होते हैं, छोटी छोटी बातों में ऐसा दिखाई देता है। मुझे एक बात का बड़ा दुख हुआ कि एक मामूली बात इतने साल प्रचारक रहने के बाद भी मेरे ध्यान में नहीं आई। वो कुछ आज 1 साल के पहले ध्यान में आई। हमेशा ऐसा होता था कि मैंने दूसरे के साथ बोलना है, मानो मराठी है, मैंने मराठी में बात की, वो मराठी समझता है, या मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, वो हिंदी समझता है। तो मेरी धारणा ऐसी होती थी कि मैंने मराठी में बोला, वो मराठी समझता है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, वो हिंदी समझता है, तो मैंने जो बोला वही वो समझा है, ऐसी मेरी धारणा होती थी। क्यों ना समझे? सारी मराठी की डिक्शनरी, शब्दकोश, हिंदी का शब्दकोश उसे याद है, तो भाषा यदि वो समझता है तो मैंने जो कहा वो समझा ही होगा, ऐसी मेरी धारणा थी। एक 7-8 साल के पहले मुझे पहला धक्का लगा
कि ऐसा होता नहीं। और फिर मैं निरीक्षण करने लगा अन्य अन्य लोगों का, तो यह ध्यान में आया कि जिस भाषा में बोला जाता है वह भाषा सुनने वाला जानता है। इसी कारण ऐसा नहीं है कि सुनने वाला वही ग्रहण करेगा जो बोलने वाले ने बोला। निरीक्षण किया तो ऐसा लगा कि केवल मेरे बारे में नहीं, अन्य अन्य लोगों के बारे में भी ऐसा होता है। एक जगह कार्यक्रम खत्म होने के बाद रात के 12-20 बजे की घड़ी थी, कार्यक्रम समाप्त हो गए। तो लोगों ने कहा कि भाई ऐसा कीजिए, हमारे एक अच्छे कार्यकर्ता का मकान रेलवे स्टेशन के पास ही था, पुराना अपना, कुछ दिन प्रचारक भी रहा हुआ, शादीशुदा, तो वहीं आप भोजन कीजिए, भोजन करके 1 घंटा नींद निकालिए तो थोड़ा विश्राम होगा, फिर 11:15 बजे तक स्टेशन पर गए। हमने कहा ठीक है, वहाँ भोजन के लिए बैठे, और भी 2-3 कार्यकर्ता थे। अब भोजन करते करते भाभी जी उधर से आ रही थी परोसने के लिए, तो मैंने कहा कि आज लौकी की सब्जी बहुत अच्छी बनी है। भाभी के चेहरे पर मेरा ध्यान था और स्वाभाविक अपेक्षा थी कि मैं यदि कह रहा हूं कि लौकी की सब्जी आज अच्छी बनी है तो भाभी को आनंद होना चाहिए। मुझे आश्चर्य होगा, उसका चेहरा उतर गया, चेहरे पर मायूसी आई। आश्चर्य हुआ, जब मैं प्रशंसा कर रहा हूं उनके किसी चीज की, चेहरा मायूस हो जाता है, क्या बात है? बोला नहीं। हाथ धोने के बाद, क्योंकि वो पुराना परिवार था, हाथ धोने के बाद सीधे मैं रसोई घर में चला गया। मैंने कहा भाभी जी, मुझे एक आश्चर्य हुआ, क्या है? मैंने कहा कि मैंने तो आपकी तारीफ की कि लौकी की सब्जी अच्छी हुई, आपको आनंद नहीं हुआ, आप एकदम दुखी हो गए। बोले हाँ ठीक है, आप भी उसी में से है, आपका कोई कसूर नहीं है, आप उसी में से हैं। हमने कहा भाई क्या बात है? नहीं आपका ही नहीं, सभी ऐसा ही कहते हैं, मुझे न कोई सब्जी बनाने आती, मुझे न कोई अच्छी रोटी बनाने आती, मुझे न कोई अच्छा झाड़ू लगाना आता है, मुझे न कोई कपड़े धोना अच्छा आता है, कोई काम मैं अच्छे ढंग से नहीं कर सकती, सभी कहते हैं। आपने कहा इसमें आपका क्या दोष है? मैंने सोचा कि मैंने बोला क्या था, भाभी जी समझे क्या है, किंतु वो चर्चा का विषय वहां करना ठीक नहीं था, इसलिए मैं उतनी ही बात छोड़कर बाहर आ गया। किंतु मेरे सौभाग्य से उनके जो 2 लड़के थे छोटे, उन्होंने तय किया था कि उनको सोने नहीं देना, तो इसलिए वो हमारे पास आकर कुछ गड़बड़ करने लगे, बातचीत करने लगे। उस बातचीत में से पता चला कि भाभी जी की प्रतिक्रिया ऐसी क्यों थी। उसमें से पता चला कि हमारा जो कार्यकर्ता था अच्छा था, काम बहुत अच्छा करता था, अच्छा संगठक था, सब लोगों को जुटाकर सबसे काम लेना, सबके साथ काम करना बहुत अच्छी तरह से जानता था। किंतु वो छोटी सी उसकी एक आदत थी, मैनरिज्म जिसको बोलते हैं, छोटी सी आदत थी बोलने की। कैसे? जैसे ऑफिस से आए, पत्नी ने पकोड़े बनाए, सामने रखे, तो पकोड़े को हाथ भी नहीं लगाया, तो हमारा कार्यकर्ता कहेगा आप कुछ भी कहिए, लेकिन रामलाल की माँ अपने मोहल्ले में, रामलाल की माँ जैसे पकोड़े बनाती है, कोई उसकी तुलना नहीं है। मैंने पकोड़े खाए भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन ये पहले ही बोलेंगे कि रामलाल की माँ जैसे पकोड़े बनाती है और कोई नहीं बना सकता। मैंने एक दिन आए, चाय और कचौड़ी रख दी, कचौड़ी को भी हाथ भी नहीं लगाया, एकदम पहली प्रतिक्रिया हो गई। नहीं कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो श्यामलाल की पत्नी जैसे कचौड़ी बनाती है, कमाल है उसकी। ऐसे बोलने का एक उनका ढंग था। इसके कारण होते होते उसके मन में एक हीनता का भाव, न्यूनगंड, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऐसा हो गया कि मेरा हर एक काम खराब होता है, मैं कोई काम अच्छे ढंग से नहीं कर सकती। ये हीनता का भाव उसके मन में जड़ करके बैठा। उस पृष्ठभूमि पर उनके जो मानसिक पृष्ठभूमि मैं तो जानता नहीं था, उस मानसिक पृष्ठभूमि पर जब मैंने कहा कि आज लौकी की सब्जी अच्छी हो गई, उसने अर्थ लिया कि लौकी की सब्जी छोड़कर सारी रसोई खराब हो गई, सब चीजें खराब हो गई।
हमने कहा क्या था, उन्होंने उसका अर्थ क्या दिया। तो जिसके साथ हम बात करते हैं उसकी मानसिक पृष्ठभूमि क्या है, यह जब तक हम नहीं जानते तब तक अपनी बात किस ढंग से करना ये समझना भी कठिन हो जाता है। मुझे स्मरण है कि मैं छोटा था, हमारे गांव में एक गरीब परिवार था, 3 भाई थे, नारायण, केशव और माधव। अब ये नारायण जैसे वैसे 10वीं तक आया, किंतु उसको मैट्रिक में भेजने के लिए भी पिताजी के पास पैसे नहीं थे। तो नारायण ने ऐसा तय किया कि मैं तो आगे पढ़ाई नहीं करूंगा, लेकिन किसी वकील के यहाँ क्लर्क के नाते काम करूंगा। और उन दिनों में वकील के क्लर्क को बहुत पैसा मिलता था, तो जो पैसा मिलेगा उससे मेरे जो 2 छोटे भाई हैं, केशव और माधव, दोनों को मैं बहुत पढ़ाऊंगा, कॉलेज में भेजूंगा, बहुत पढ़ाऊंगा, उनको बड़ा करूंगा। अच्छा। और थोड़े दिन के बाद उनका दूसरा भाई केशव राव, ये हमारे कॉलेज में है। हमारा कॉलेज मॉरिस कॉलेज नागपुर का उन दिनों में बहुत प्रगतिशील, फैशनेबल, रोमांटिक ऐसा माना गया था। तो यहाँ आने के बाद अब नारायण राव क्लर्क का काम करते हुए रात रात जागरण करते हुए लिखते थे, मेहनत करते हुए पैसा इकट्ठा करते थे, इनको भेजते थे, मनी ऑर्डर करते थे। केशव राव को तो मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, सीधे मनी ऑर्डर आता था, केवल खर्च करना। तो वो हमारे जो फैशनेबल, प्रोग्रेसिव, रोमांटिक कॉलेज था, वहाँ का जो वायुमंडल था, उस वायुमंडल में रममाण हो गए। फिर पिक्चर के लिए जाना, वैसे उपन्यास पढ़ना, रोमांटिक। तो फिर मन में विचार भी आने लगे कि आगे का जीवन कैसा होगा, तो अच्छा बड़ी सर्विस रहेगी, मैं प्रोफेसर हो जाऊंगा या बड़ा साहित्यिक होगा, और फिर पैसे कमाऊंगा, बैंक बैलेंस रहेगा, मोटर रहेगी, बंगला रहेगा, और सुंदर लड़की के साथ विवाह करूंगा। ऐसे अपने स्वप्न देखना उनका चला। बाद में उनका विवाह हुआ। जिस लड़के के साथ विवाह हुआ वो अप्सरा तो नहीं थी, उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनका, ऐसी अप्सरा तो नहीं थी, लेकिन सर्वसाधारण स्टैंडर्ड से सुस्वरूप थी। किंतु इन्होंने तो बिल्कुल रोमांटिक विचार करके रखे थे कॉलेज में, इसलिए इनको जरा नाराजगी थी। खैर उनका संसार चलने लगा। उसके 15 साल के बाद उनके छोटे भाई की शादी हुई। उसका नाम माधवराव था और वो मेरे शिक्षक थे। तो गर्मी के दिन थे, हमारी परीक्षा हो गई थी, हमारे पिताजी अमरावती में जाने वाले थे शादी के लिए। मैंने कहा कि मुझे भी काम नहीं, आप मुझे ले चलिए। वो गए, हमको लेकर गए। अब हमारे इधर ऐसा होता है कि भोजन के बाद किसी प्लेट में पान, तम्बाकू, चूना, सुपारी, वो सारा लेकर एक पानदान आता है, और भोजन के बाद अलग अलग स्थान पर ये पानदान रखा जाता है, और लोग 8-10 का ग्रुप बनाकर एक एक पानदान के साथ बैठते हैं, पान वगैरह खाते हैं। जहाँ हमारे पिताजी बैठे थे उनके पीछे मैं बैठा, नारायण राव सामने ही थे। अब माधवराव की शादी, उसका जलेबी का भोजन करके हम लोग बैठे थे। तो पान ऐसा साफ करते करते बात निकलेगी तो माधवराव की शादी के बारे में निकलेगी, स्वाभाविक था। तो कुछ तो भी बोलना, इसलिए हमारे पिताजी ने कहा, नारायण राव आपकी कमाल है। बोले क्या हो गया? बोले आपने माधवा के लिए नक्षत्र के जैसे सुंदर लड़की खोज कर लाई, कमाल किया आपने। जैसे हमारे पिताजी ने बोला, तुरंत प्रॉम्प्टली एकदम केशवराव बोले, यानी मेरी पत्नी कुरूप है क्या? अरे कहाँ से आया? माधवराव का विवाह, उसके पत्नी के बारे में बोलना, एकदम इनकी प्रतिक्रिया, यानी मेरी पत्नी कुरूप है क्या? ये कहाँ से आया? हमारे पिताजी ने जो बोला उसमें से ये निकलता था क्या? किंतु जो मानसिक पृष्ठभूमि हर एक की होती है, इस मानसिक पृष्ठभूमि के आधार पर आदमी जो सुनता है वह लेता है। मानसिक पृष्ठभूमि का बहुत असर होता है। ये बड़ी बात तो छोड़िए, आपने देखा होगा जो
ज़्यादा जिनको फ़ोन आते हैं, जिनको फ़ोन करना पड़ता है, आप उनके साथ बैठेंगे ना तो आपको एक इंटरेस्टिंग अनुभव आएगा। जैसे नमूने के तौर पर बताता हूँ, एक बड़े आदमी के साथ बैठा था, उनको हमेशा फ़ोन आते थे, वो भी फ़ोन करते थे। अब फ़ोन पर क्या होता है बोलना ये तो हम नहीं जानते थे, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया देखते थे। तो उनके प्रतिक्रिया से ऐसा लगा कि जो फ़ोन पर बात कर रहा वो बड़ी बेतुकी उद्धतता की बात कर रहा होगा, इसलिए वो जोर से उसको जवाब दे रहे थे, तो तुम अपने को क्या समझते हो वगैरह। तो हम समझ गए कि उधर से उन्होंने कुछ अपमानजनक कहा होगा, इन्होंने फ़ोन रख दिया। आधा मिनट नहीं हुआ तो फिर से फ़ोन आया। अब ये जो बातचीत हुई थी, इस बातचीत के कारण इनका दिमाग गर्म हो गया था, और जैसे वो फ़ोन खटखटाया, इन्होंने उठाया और कौन है? जब उधर से उत्तर आया तो उनका चेहरा उतर गया, उनकी पत्नी बात कर रही थी। अब ये जो फ़ोन पर बात हो रही पहले आदमी से, उसके कारण गुस्सा आना स्वाभाविक है, किंतु वो जो हैंगओवर रहा इसके कारण दूसरा फ़ोन जैसे उठाया वैसे जोर से कौन है बोलना किया। उसके पत्नी को आश्चर्य लगा, उसने वहां से कहा कि गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो जो मानसिक पृष्ठभूमि होती है उसके आधार पर आदमी ग्रहण करता है। हम क्या सोचते हैं कि हमने उसको कहा था, उसने मेरी बात मानी नहीं, उसने अनुशासन भंग किया है, मुझे डिफाई किया है, मेरा अपमान किया है। अरे तुम जो बोल रहे हो उसके दिमाग तक पहुंचा ही नहीं, उसके दिल तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि उसकी मानसिक पृष्ठभूमि क्या है यह समझकर जब तक आप नहीं बोलते तब तक आपको जो बोलना है वही भाव उसके दिमाग में और दिल में आएगा, इसकी गारंटी नहीं। सुनने के बारे में भी यही है। हम जब किसी की बात सुनते हैं तो बोलने वाले की मानसिक पृष्ठभूमि मालूम नहीं रही, तो वो जो बोल रहा है वही हम ठीक ढंग से ग्रहण करेंगे, इसकी गारंटी नहीं। जैसा हम जो बोल रहे हैं वह बात दूसरा आदमी ठीक ढंग से समझेगा, इसकी गारंटी नहीं। वैसे दूसरा आदमी जो बोल रहा उसके मन में जो भाव है वही मैं समझूंगा, इसकी गारंटी नहीं। इसके ज़्यादा तो नहीं, एक मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। कालीकट में पहले शाखा शुरू हुई, बाद में परम पूज्य गुरु जी वहाँ आए। तब ने यहाँ जो पद्धति की है कि गुरु जी वगैरह आए तो जरा वहाँ के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया जाता है, तो ऐसे बुलाया गया था। एक 20 लोग थे, नीचे ही बैठक पर बैठे थे। गुरु जी के बगल में मैं बैठा था, एक एक का परिचय कर रहा था। अब मैं गुरु जी के चेहरे पर नहीं देख रहा था कि मैं जो परिचय कर रहा हूँ उसकी क्या प्रतिक्रिया है। मैं तो उस समय थोड़ा काम जमा इसलिए आनंद में था। तो एक सज्जन का परिचय किया। मैंने कहा ये हमारे शंकुंडे मेनन है, ये फलाने हाई स्कूल में ये प्रिंसिपल है, संघ के यूनिवर्सिटी में भी ये प्रोफेसर ही है, ऐसा बोला। मुझे लगा कि मैं बड़े कुशलतापूर्वक साहित्यिक जैसा परिचय कर रहा हूँ। तो मराठी में गुरुजी ने धीमे आवाज में कहा, अच्छा कालीकट में संघ की यूनिवर्सिटी भी स्थापन हुई है, इतना बोला। मुझे लगा कि गुरुजी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि परिचय में कितने अच्छे ढंग से कर रहा हूं। बात निकल गई। 5 साल के बाद जब मैं बंगाल में था, शिवपुर में ऐसा ही प्रसंग आया और एक सज्जन का हमने इसी ढंग से जरा चढ़ा बढ़ाकर परिचय किया। बैठक समाप्त होने के बाद गुरुजी ने मुझे बुलाया और ऐसा डांटा, बोले 5 साल के पहले से मैं तुमको हिंट दे रहा हूं, अभी तक तुम समझे नहीं। मैं देखता रहा क्या हुआ। बोले तुमने वहां जो शंकुंड मेनन का परिचय किया था उसी समय मैंने तुमको हिंट किया था कि अच्छा नहीं है। नए आदमी को एकदम तुम लिफ्ट देते हो, बड़ी प्रशंसा करते हो, तुमको लगता है कि इसके कारण वो ज़्यादा काम करेगा। वो ज़्यादा काम तो थोड़े दिन करेगा, लेकिन एकदम प्रशंसा करके उसको चढ़ा बढ़ाकर ऐसा बताने से उसका भी दिमाग खराब हो जाता है।
बाकी लोगों के दिमाग में ईर्ष्या पैदा हो जाती है, काम में गड़बड़ पैदा होती है। 5 साल पहले मैंने तुमको इशारा किया था, अभी तक तुम समझे नहीं। मैंने मन में सोचा अगर 5 साल पहले बात तो हुई थी, लेकिन जो निंदा की थी गुरुजी ने, जिस मेरे काम को गलत कहा था, मैं तो समझता था कि गुरुजी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि जिस मानसिक पृष्ठभूमि से गुरुजी ने कहा होगा वो अलग थी। सुनने वाला मेरी मानसिक पृष्ठभूमि वैसे नहीं थी। मेरे मानसिक पृष्ठभूमि पर मैंने समझ लिया कि गुरुजी मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो सुनने के लिए भी यह आवश्यक है। ऐसे कई उदाहरण आप व्यवहार में देखेंगे कि हम जब किसी की बात सुनते हैं तो उसकी मानसिक पृष्ठभूमि जब तक ख्याल में नहीं आती तब तक हम उसके कहने का सही मतलब हम भी नहीं समझ सकते, ऐसा आपके ख्याल में आएगा। तो ये मानसिकता समझ लेना ये बहुत महत्व की बात है। केवल संघ में नहीं, व्यवहार में भी, परिवार चलाते समय भी मानसिकता समझ लेना ये बहुत महत्व की बात है। अब आजकल के वायुमंडल में तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। आज जानते हैं कि सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में आज क्या परिस्थिति आप जानते हैं, उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। 1947 के पहले का वायुमंडल और अब 1947 के पश्चात का वायुमंडल, इसमें बहुत फर्क आया। लोगों के सोच विचार में फर्क आया, जीवन मूल्यों में फर्क आया, वगैरह वगैरह बातें आप सब जानते हैं, उसका विवरण करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इसके कारण क्या हुआ? पहले ऐसा था जैसे 1937 के पहले तक जब कांग्रेस एक सर्वसाधारण मंच था, देशभक्तों का अंग्रेज विरोधी सर्वसाधारण मंच, ये कांग्रेस का स्वरूप था। 37 के बाद वो एक पार्टी बन गई, किंतु 37 तक सर्वसाधारण मंच था। तो उसमें सब तरह के लोग रहते थे। शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना भी उसमें थे, इधर मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर मुंजे, कुर्तकोटी, ये भी लोग थे। उधर सोशलिस्ट भी थे, इधर बिरला भी थे, कुछ दिन तक कम्युनिस्ट भी थे। सर्वसमावेशक मंच था। इसके कारण संघ के बहुत सारे लोग कांग्रेस में भी थे और कांग्रेस के बहुत सारे लोग संघ में भी थे। आज उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। अब पार्टी यह एक ऐसी बात हो गई कि सर्वसमावेशक स्वरूप चला गया। जातियों के कारण जैसे विभेद खड़े होते, अब एक एक पार्टी एक एक जाति हो गई। और इसके कारण सोचने के ढंग में ऐसा आया कि किसी ने भी अपने साथ थोड़ा भी मतभेद प्रकट किया तो पहले प्रतिक्रिया सुनने वाले की होता है कि ये मेरा विरोधी है, ये मेरे पार्टी का विरोधी है, ये मेरे सिद्धांत का विरोधी है। जैसे चर्चिल ने कहा था, दोज हु आर नॉट विथ मी आर अगेंस्ट मी, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे दुश्मन है। तो ये प्रवृत्ति आ जाती है। वास्तव में देखा जाए तो जहाँ 4 बुद्धिमान लोग एकत्रित होते हैं वहाँ 4 लोगों के 4 मत तो हो ही सकते हैं। हर एक मतभेद यानी अलग अलग विरोध नहीं है, हर एक का स्वभाव होता है, हर एक की प्रकृति होती है। तो इसके कारण सबके मन में एक ही ध्येय रहा तो भी एक एक घटना पर प्रतिक्रियाएं अलग अलग हो सकती है। जैसे आप देखते हैं कि पांडवों के जैसे आदर्श परिवार तो और कोई इतिहास में नहीं, किंतु इसका मतलब यह है क्या कि पांडवों में कभी मतभेद नहीं हुए? द्रौपदी और युधिष्ठिर में बार बार मतभेद हुए। आप जानते हैं कि द्रौपदी वस्त्रहरण के समय भीम दादा इतने गर्म हो गए, क्योंकि भीम दादा का टेम्परामेंट अलग, युधिष्ठिर का टेम्परामेंट अलग। भीम दादा इतने गर्म हो गए, युधिष्ठिर को कहा कि मैं इसको ख़त्म करता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा नहीं नहीं ठहरो, ये धर्म के अनुकूल बात नहीं होगी। सुनते ही भीम दादा गर्म हो गए और अपने छोटे भाई सहदेव को कहा कि सहदेव थोड़ा अग्नि ले आओ, मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता के हाथ जलाना चाहता हूँ। इससे और कठोर वाक्य कौन सा हो सकता है? किंतु क्या इसका मतलब है कि 2 धड़े हो गए? अब
परिवार में फूट हो गई, ऐसा नहीं है। सामयिक प्रतिक्रिया किसी भी घटना के बारे में जो होती है वो हर एक के अलग अलग स्वभाव के अनुसार अलग अलग हो सकती है। आखिर तक सारे पांडव द्रौपदी बिल्कुल एक आदर्श परिवार के रूप में रहे, प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती थी। अब इसको न समझते हुए आज के सार्वजनिक राजनीतिक वायुमंडल में एक एक पार्टी यानी एक एक जाति ऐसा जब हो गया और जो मेरी बात नहीं मानेगा वो मेरा दुश्मन है, यह भावना हो गई और इसके कारण मतभेद के बारे में एकदम विरोध भाव, यह प्रतिक्रिया होने लगी। वास्तव में मतभेद यानी परस्पर विरोध नहीं, अलग अलग व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुकूल प्रतिक्रिया प्रकट करता है और जो एक ही परिवार के है, परिवार के विषय में सबके मन में एकात्मता है, सबका एक ही ध्येय है, तो इसके कारण उन्होंने अलग अलग प्रतिक्रियाएं प्रकट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, यह हो सकता है। अब अपने यहाँ प्राचीन काल से कहा गया कि परिवार में विवाह योग्य लड़की है, परिवार के सभी लोग, उनके सभी मित्र, उनके सहानुभूति रखने वाले सभी चाहते हैं कि लड़की अच्छे घर में जानी चाहिए, अच्छे परिवार में जानी चाहिए, उसका वैवाहिक जीवन सुखी होना चाहिए। तो भी जो एम्फेसिस रहता है, आग्रह जो रहता है, प्राथमिकता जो रहती है, वो हर एक की अलग अलग है, ध्येय सबका एक है। वैसे सभी ये चाहते कि विवाह समारोह जो होगा वो भी अच्छा होना चाहिए, चार लोगों ने कहना चाहिए कि हाँ विवाह समारोह अच्छा हुआ, सबकी इच्छा है। तो लड़की अच्छे परिवार में जानी चाहिए, वैवाहिक जीवन उसका अच्छा होना चाहिए, विवाह समारोह अच्छा होना चाहिए, सबके मन में। किंतु सबकी प्राथमिकता एक ही है क्या? तो अनुभव के आधार पर हमारे पूर्वजों ने ऐसा कहा कि कन्या वरयति रूपम, जिसकी शादी करनी है वो लड़की का, उसका पहला एम्फेसिस, पहली प्राथमिकता क्या है कि वो लड़का सुस्वरूप है कि नहीं, हैंडसम है कि नहीं। माने बाकी बातों को वो फिक्र नहीं करती, ऐसी बात नहीं, सब बातों की फिक्र करती है, लेकिन पहली प्राथमिकता उसके मन में आती है कि कन्या वरयति रूपम, कि वो सुस्वरूप है कि नहीं। और फिर माता केवल उसको स्वरूप को देखकर उसके प्रसन्न नहीं है, माता सोचती है कि सुस्वरूप तो होगा लेकिन इसकी आर्थिक स्थिति ठीक है कि नहीं। नहीं तो ऐसा ना हो कि इसके साथ शादी होने के बाद मेरे लड़के को दूसरे के यहाँ के बर्तन मांजने के लिए जाना पड़े। तो इसलिए उसकी प्राथमिकता होती है माता वित्तम, माँ देखती है कि फाइनेंशियल पोजीशन उस फैमिली की कैसी है। पिता उसमें से भी संतुष्ट नहीं है, पिता यह देखता है कि अरे आज उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, कल यदि कुछ गड़बड़ होती है, दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इसके अंदर वो क्षमता है कि नहीं कि गरीबी में से फिर से वो ऊपर आ सके, क्वालिफिकेशन है कि नहीं, एजुकेशन है कि नहीं। तो इसलिए कहा कि पिता की प्राथमिकता क्या है, कन्या वरयति रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम, वो देखता है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन कितना है। अब बाकी जो लोग हैं परिवार के, उनको इतने बारीकी में जाने का कारण भी नहीं है, समय भी नहीं है, आवश्यक भी नहीं। तो बांधवा कुलम इच्छन्ति, बाकी जो परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो इतना चाहते कि अपने बराबरी की खानदान है कि नहीं। बांधवा कुलम इच्छन्ति। अब आप और हम हैं, हम भी तो लड़की के साथ, परिवार के साथ सहानुभूति रखते हैं, हमारी प्राथमिकता क्या है। तो कहा बांधवा कुलम इच्छन्ति मिष्टान्न मितरे जना, हम देखते हैं कि जलेबी अच्छी हुई कि नहीं, हमारी प्राथमिकता इतनी है। तो सबका ध्येय एक है, किंतु प्राथमिकताओं में हर एक के कुछ अंतर आता है। तो इसको एकदम कहना कि मतभेद हो गए, ऐसा नहीं, अलग अलग मत है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, स्वभाव अलग अलग है, किंतु ये मनभेद नहीं दिखाते। मतभेद है, मनभेद नहीं है। मन सबका एक है कि लड़की का कल्याण होना चाहिए, मनभेद नहीं है, मतभेद है। और मतभेद किसका किसके साथ नहीं होता,
आपको आश्चर्य होगा कि अपना अपने साथ भी मतभेद होता है, खुद का खुद के साथ मतभेद होता है। मुझे स्मरण है कि हमारे एक नेता मित्र थे, उनको डायबिटीज था। डॉक्टर ने बार बार कहा, लेकिन वो परहेज का पालन नहीं करते थे, तबीयत खराब होने लगी। आखिर में डॉक्टर ने उनको कहा कि देखिए, अब मैं आखिरी इशारा देता हूँ, इसके बाद यदि आपने परहेज का पालन नहीं किया और थोड़ा भी मीठा खाया तो तुम मर जाओगे। ब्लंटली, सज्जनता को छोड़कर सीधे शब्दों में कहा कि तुम मर जाओगे। तो उसका असर हुआ, और उसका असर होकर उन्होंने मिठाई खाना छोड़ दिया। एक बार वो प्रवास पर निकले, 1-2 स्टेशन में उनके साथ था। दूसरे स्टेशन पर गाड़ी आई तो उनका स्वागत करने के लिए पार्टी के लोग आ गए, जय जयकार हुआ, मालाएं पहनाई। नेताजी नाराज हो गए, तुम हार लाते हो, उपहार नहीं लाते। बोले नहीं साहब, उपहार भी लाया। तो एक ऐसा डिब्बा नेताजी के सामने किया। वो पुराना कार्यकर्ता था, उनके स्वभाव को जानता था। बोले इसमें क्या है? बोले बर्फी है। बर्फी है? तुम मेरे दुश्मन हो, तुम चाहते हो कि मैंने मरना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है कि मैं मिठाई खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, तुम मुझे मारना चाहते हो। अब वो पुराना कार्यकर्ता था, स्वभाव को जानता था। उसने शांत चित्त से कहा कि नहीं जी, आप जानते नहीं, आपने ये बर्फी है, ये बिल्कुल नई वैरायटी है, अभी तक बर्फी की ऐसी वैरायटी निकली ही नहीं। सब लोग इसकी तारीफ करें, अच्छा नई वैरायटी, फिर रख दो। उसने डिब्बा रख दिया। अब स्टेशन से गाड़ी निकली, मुझे अगले स्टेशन पर उतरना था, तो भी मैं भी लालच में आ गया कि भाई नई वैरायटी है, मैं भी थोड़ा चख लूँ। एक भी पीस बर्फी का हमको मिला नहीं, सब खत्म। इसका मतलब क्या है कि खुद के साथ भी मतभेद होता है। जब बर्फी आती है तो हम सोचते हैं कि नहीं, बर्फी नहीं खाना चाहिए, इससे चीनी कंटेंट बढ़ जाएगा। लेकिन जब बर्फी नई वैरायटी है तो फिर कहते हैं कि ठीक है, अभी खा लो, इंसुलिन के 2 इंजेक्शन और लगा लेंगे। तो खुद के साथ भी मतभेद होता है। तो एकदम किसी ने दूसरा अभिप्राय प्रकट करते ही ये सोचना कि दोज हु आर नॉट विथ मी आर अगेंस्ट मी, ये आज जो राजनीतिक क्षेत्र में पद्धति हो गई, वो कॉमन सेंस की भी बात नहीं, सामान्य व्यवहार की भी बात नहीं, उतना मतभेद होते रहता है। वैसे अपने जो अलग अलग संकल्पनाएं हैं, उनका भी अर्थ यदि हम ठीक ढंग से नहीं समझे तो उसके कारण भी कुछ गड़बड़ी पैदा हो सकती है। 1-2 उदाहरण केवल मैं देना चाहता हूँ। अपना संघ है, संघ की पहले से विशेषता ये मानी गई कि यह डिसिप्लिन्ड बॉडी है, अनुशासनबद्ध। बाहर के लोग भी प्रशंसा करते हैं, हमें भी गर्व है कि हम डिसिप्लिन का पालन करते हैं। शुरू में तो जब मैं शाखा में आया तो बिल्कुल मिलिट्री का ज़माना था उस समय। 41 के बाद फिर फर्क होता गया क्योंकि परिस्थितियां बदल गई, लेकिन पूर्ण मिलिट्री यूनिफॉर्म, फिर यहाँ आरएसएस की बैजेस भी लगती थी, और मिलिट्री की डिसिप्लिन। मिलिट्री की डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट थी, इतनी ही बात नहीं, घोष जो चलता था जिसको बैंड कहते थे, तो बैंड कमांडर यानी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट अनुशासन बैंड कमांडर का रहता था। लोग भी घोष के कारण खुश रहते थे। अब एक बार ऐसा कुछ हुआ कि पथ संचलन निकलने वाला था, उसके पहले प्रैक्टिस के रूप में घोष में कुछ चल रहा था, किसी के हाथ से गलती हुई। तो ये इतना स्ट्रिक्ट था क्योंकि अब तो पथ संचलन में जाना है, वहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। एकदम उसके पास गया और एक केन उसके पैर पर मारा। बाद में पथ संचलन हुआ। अब ये खबर परम पूजनीय डॉक्टर जी के पास पहुंच गई, किसने केन मारा, क्योंकि उसके हाथ से गलती हुई थी। डॉक्टर जी को बहुत दुख हुआ। डॉक्टर जी को दुख हुआ यह बात, ये हमारे बैंड कमांडर को भी पता चली। बैंड कमांडर ने कहा कि भैया
मैं यदि इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं पालन करता तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर जी दुखी हो गए तो मेरी कुछ ना कुछ गलती है, क्या मामला है पता नहीं चलता। मैंने जो किया है वो ठीक है नहीं है, मुझे तो ठीक लगता है क्योंकि मैं डिसिप्लिन चाहता हूँ। लेकिन जब डॉक्टर जी को मैंने दुखी किया तो जरूर मेरी कुछ गलती होगी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि मैंने क्या करना चाहिए था। तो इस तरह की अवस्था थी। आपको ये पता है कि डॉक्टर जी के मृत्यु के पूर्व माननीय यादवराव जोशी उनके अटेंडेंट के नाते थे उस समय। ये सुप्रसिद्ध बात है। डॉक्टर जी ने पूछा, भाई संघ का कोई नेता उसकी मृत्यु होती है, फ्यूनरल कैसा होना चाहिए? तो कहा वो मिलिट्री फ्यूनरल होना चाहिए। यादवराव जी ने कहा, डॉक्टर जी ने कहा नहीं, मिलिट्री फ्यूनरल नहीं, उससे तो होगा कि हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, हम तो समाज से घुल मिलकर रहने वाले संपूर्ण समाज का संगठन, ऐसी बात करते हैं। समाज में जिस पद्धति से होता है उसी पद्धति से फ्यूनरल होना चाहिए। ये आपने पढ़ा है। गुरुजी कहते थे कि डिसिप्लिन यह शब्द मिलिट्री का नहीं है। डिसिप्लिन यह शब्द मिलिट्री से नहीं आया, वह आध्यात्म से आया। डिसाइपल यह जो शब्द है, डिसाइपल यानी शिष्य, डिसाइपल यह जो शब्द है उससे आया डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी शिष्यत्व का भाव। जैसे गीता के प्रारंभ में हम कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। भगवान से कहते कि निश्चित बताओ कि क्या श्रेयस करे, लड़ना श्रेयस करे या न लड़ना श्रेयस करे। निश्चितम, गिव मी ए डेफिनेट डायरेक्टिव। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ, ऐसा बोलते। अब वो तो सीधे आदेश की याचना कर रहा। भगवान आदेश देते हैं क्या? एक सेकंड की बात थी, या तो लड़ो या मत लड़ो, फाइट और डोंट फाइट, ऐसा नहीं किया। तो बोलने के पहले उसने जो कहा था उसमें जो संदेह आए थे, प्रश्न आए थे, सभी संदेहों का निराकरण किया, प्रश्नों का उत्तर दिया। लेकिन उपस्थित संदेह और प्रश्नों का उत्तर देने की प्रक्रिया में अर्जुन के मन में नए संदेह पैदा होते थे। उत्तर में से ही नए संदेह पैदा होते थे, नए प्रश्न पैदा होते थे। फिर उनका निराकरण करने के लिए फिर से बोलना पड़ता था। जो बोला जाता था उसमें से नए प्रश्न और अर्जुन के मन में निर्माण होते थे। इसके लिए और एक अध्याय बोलना पड़ता था। होते होते 18 अध्याय तक ये सारा संवाद चला। और 18 अध्याय होने के बाद फिर इसके मन में जो सारे संदेह थे वो दूर हो गए। अब इस समय तो कम से कम भगवान ने कहना कि भी मेरा डेफिनेट डायरेक्टिव ये है, आदेश है, लड़ो या मत लड़ो। नहीं, उन्होंने कहा कि विमृश्येतद् अशेषेण, मैंने जितना कहा है इस पर विचार करो, किंतु कैसा विचार करो? अशेषेण, अशेषेण माने पूर्ण रूपेण, जितना मैंने कहा सभी पहलुओं का विचार करते हुए, विमृश्येतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, जो तुम्हारी इच्छा होगी वैसा करो। गुरुजी कहते थे कि ये वास्तव में आदर्श डिसिप्लिन है, किंतु आज ये ठीक है, हमारी मजबूरी है। हम में से कोई भगवान कृष्ण भी नहीं है, हम में से कोई अर्जुन भी नहीं है। इसके कारण हमारा स्तर ही छोटा होने के कारण व्यावहारिक सुविधा के लिए नियम बनाने पड़ते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना पड़ता है, संविधान लिखना पड़ता है, ये तो ठीक है। किंतु आदर्श क्या है? तो मिलिट्री डिसिप्लिन हमारा आदर्श नहीं है, ये हमारा आदर्श है, ऐसा कहते थे। और इसी के कारण जब हम शाखा चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, तो इसमें बाहर के परिस्थिति के कारण ऐसी एक मनोवृत्ति जो अपने में आती है कि मैं प्रमुख कार्यकर्ता हूँ, मैंने शाखा चलानी है, मैंने परिवार चलाना है, तो मैं जो कहूँगा वही लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि वही संघ की आवश्यकता है, वही परिवार की आवश्यकता है। और जो नहीं करेगा वो संघ का हित नहीं कर रहा, परिवार का हित नहीं कर रहा, ऐसी भावना मन में आती है। मराठी में एक शब्द है सांग कामे। सांग कामे का मतलब होता है कि बताया हुआ काम करने वाले, अपना दिमाग नहीं चलाते, जो ऊपर से ऑर्डर आएगा उसका पालन करते। तो इसी विश्वास में कि मैं संघ का काम कैसे ठीक होगा इसकी कल्पना मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। परिवार ठीक ढंग से कैसे चलेगा ये मैं जानता हूँ, बाकी कोई नहीं जानता। तो संघ या परिवार ठीक ढंग से चले इस दृष्टि से अपने को जो लगता है वो बताना और दूसरे ने वैसा करना ही चाहिए, यह आग्रह। अब इसमें से क्या होगा?
दूसरे लोगों की स्वयं विचार करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। वो भी कहते हैं कि भाई हर एक बात पर इसका ऑर्डर आता है, तो मैं भी अपने दिमाग को क्यों तकलीफ दूं, जो ऑर्डर आएगा वैसा मैं काम करूंगा। तो सांग का में लोग पैदा होते हैं। और यदि दुर्भाग्य से ये जो ऑर्डर देने वाला आदमी इसका कुछ कम ज़्यादा हो गया, तो बाकी लोगों में क्षमता ही नहीं रहती शाखा चलाने की, परिवार चलाने की। तो कुछ लोग काम सांगे यानी काम बताने वाले, एक आदमी काम सांगे माने काम बताने वाला, बाकी सारे सांग कामे माने बताया हुआ काम करने वाला। जब तक चलता है तब तो लगता है बहुत अच्छा चल रहा, लेकिन फिर लोगों का इनिशिएटिव, उपक्रमशीलता लोगों की खत्म हो जाती है और बाद में फिर संभाला नहीं जाता। अब अपने यहाँ अनुशासन है, किंतु परम पूज्य गुरु जी कहते थे कि हर एक व्यक्ति का इनिशिएटिव, हर एक व्यक्ति की स्वयं सोचने की क्षमता, हर एक व्यक्ति की प्रतिभा, इसको पूरा अवकाश देते हुए, स्कोप देते हुए, उसका व्यक्ति विकास, उसके लिए स्कोप देते हुए, तो एक तरफ उपक्रमशीलता को अवकाश देना, उपक्रमशीलता बढ़ती रहे, लेकिन वह सामाजिक अनुशासन के चौखट में, सामाजिक अनुशासन बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे, सख्त रहे, लेकिन इस ढंग से रहे कि जिसके कारण व्यक्ति व्यक्ति की उपक्रमशीलता समाप्त न हो। तो उपक्रमशीलता को समाप्त न करते हुए सामाजिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन को धक्का न लगाते हुए उपक्रमशीलता को बढ़ावा देना, इस तरह का व्यवहार, ऐसी छोटी छोटी जो बातें हैं, हम लोग जो ज़्यादा जल्दी में रहते हैं ना, उनके हाथ से गलतियां ज़्यादा होती हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग बहुत जल्दी में हैं, तुरंत सब काम होना चाहिए ऐसा वो सोचते हैं। वास्तव में परम पूज्य गुरु जी ने अपने लिए मोटो दिया है, हेसन स्लोली, धीरे धीरे जल्दी करो, धीरे धीरे जल्दी करो। इसके पीछे कुछ कारण है, धीरे धीरे जल्दी करो, जल्दी करो क्योंकि परिस्थिति की आवश्यकता है, लेकिन धीरे धीरे करो क्योंकि जल्दीबाजी करने से गड़बड़ियाँ पैदा होती है। तो हेसन स्लोली, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे जल्दी करो, ये जो दिया है। जैसे वो इंस्टेंट कॉफ़ी होती है ना, पहले कॉफ़ी बनाने में टाइम लगता था, चूल्हा जलाना, फिर उसको बर्तन रखना, पानी गर्म करना, उसको उबालना, बहुत टाइम लगता था। अभी इंस्टेंट कॉफ़ी की आदत हो गई। ऐसे हमारे कुछ स्वयंसेवक भी इंस्टेंट परम वैभव वाले हो गए कि तुरंत होना चाहिए। अब इससे गड़बड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा होने की संभावना है। परम वैभव है वह प्राप्त होते तक हम कोशिश करने वाले, हमारे जीवन का वही ध्येय है, किंतु ये इंस्टेंट वाली बात नहीं है। तो शांत चित्त से, हर परिस्थिति में शांत चित्त से, और हम जल्दी करें, धीरे धीरे हम जल्दी करें, और इस दृष्टि से अपने मन को शांत स्थिर ऐसा रखते हुए, और छोटी बातों में भी मनोविज्ञान का क्या पहलू है, मानस शास्त्र का क्या पहलू है, जिनके साथ संबंध आता है उनकी मानसिकता क्या है, इसके विषय में सोचकर यदि हम व्यवहार करेंगे, ये तो ठीक ही है कि संघ की कार्य पद्धति का सख्ती से जैसे कि वैसा हम पालन करें, अच्छा है, सिद्धांतों पर चलते ये भी अच्छा है, लेकिन मामूली व्यवहार में भी जिनके जिनके साथ संबंध आता है उनके साथ उनकी मानसिक पृष्ठभूमि का विचार करके यदि हम व्यवहार करेंगे, तो अकारण जो उलझने पैदा होती है, कुछ टालने लायक व्यवहार में उलझने पैदा होती है, उसमें चिंता करने की बात नहीं, लेकिन जो टालने लायक उलझने हैं वो तो टाली जाए, जो टालने लायक नुकसान है वो तो टाला जाए, इतना हो सकता है। तो इस दृष्टि से हम सावधान रहे, इतना ही कहना इस समय पर्याप्त है।